अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 22 मार्च 2022 बरोज़ मंगल। कल का दिन तो आपको पता है बहुत मसरूफ़ था। इस्लामाबाद रात वापस भी आ गए। फिर स्पेसिस पे कोशिश करते हैं आप तक आगाही रखें। आज लाहौर हाई कोर्ट में कुछ केसेस थे, उधर तवज्जो रही साथ, लेकिन पूरी कौम को मुबारक देनी है कि OIC वज़रा ख़ारजा का 48वां इजलास और मेहमान सारे पहुँचे। सबसे ज़बरदस्त जो बात है, चाइना की वापसी नहीं मैं कहूँगा, कुछ लोग उसको वापसी का नाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदगी इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह बहुत आगे बढ़ेगा। मुस्कुराहट इसलिए है कि जो ब्लॉक कोई और बनाना चाहते थे उनके ख्वाब जो लगता है चकनाचूर होते नज़र आते हैं। ठीक है ना जी। और मसला कश्मीर पर भी स्पेशल एक्शन है। 130 के करीब करारदादें पेश की जानी है और अफ़गानिस्तान का भी आला सतह का वफूद जो है ना ये शिरकत कर रहा है। और इसमें शाह महमूद कुरैशी ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि कामयाबी से हम किनार होंगे। हम तो उसे कामयाबी समझ रहे हैं और जो पाकिस्तान के हासद हैं वो OIC से कॉन्फ्रेंस कामयाब होने नहीं देखना चाहते हैं और हिंदुस्तान अब भी OIC कॉन्फ्रेंस को नाकाम बनाने के लिए दिन रात कोशिश कर रहा है। और साथ अल्लाह की मदद, इसमें तो कोई शक नहीं है जी। और हिंदुस्तान को ख़दशा है कि पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस में मसला कश्मीर उठाएगा और इस कॉन्फ्रेंस में जो है ना मुस्लिम उम्मा की तवज्जो जो है ना कश्मीर की बिगड़ती हुई सूरत हाल की तरफ मबजूल करानी है। बिलावल भुट्टो को OIC कॉन्फ्रेंस के एजेंडे का इल्म नहीं था। बात सही है। कश्मीर के मसले को इस कॉन्फ्रेंस में जो अहमियत दी जाएगी वो माजी से बहुत मुख्तलिफ होगी। तारीख़ में पहली बार, ज़रा सुनिएगा जो मैं बात कह रहा हूँ, चीनी वज़ीर ख़ारजा OIC कॉन्फ्रेंस में शिरकत में ख़िताब करेंगे। चीन जो है ना मुस्लिम उम्मा से ताल्लुकात को वुसअत देना चाहता है। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, इट्स एन ऑनर फॉर अस। लॉन्ग लिव पाकिस्तान। अल्लाह ताला इमरान खान को ज़िंदगी और सेहत दे। बहुत से लोगों को इस बात पे इख्तलाफ रहता है कि मैं इमरान खान साहब की बतौर वज़ीर क्यों सपोर्ट करता हूँ। मेरा देखिए सपोर्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुल्क के पाकिस्तान के लिए स्टेट्समैन के तौर पर जो ये काम कर रहे हैं। चलते हैं दूसरे इशू की तरफ, आर्टिकल 63 के हवाले से। और जो मेरी गुफ्तगू पाकिस्तान टेलीविज़न PTV में हुई और आज सुबह हुई ARV में हुई और जो मैंने नुक्ता नज़र बताया, मैं दोहराना नहीं चाहता ना, मैं बजाय वो जो बात है तो किसी में तस्वीर अगर ब्लर आ जाएगी तो अपनी जगह, लेकिन वो जो गुफ्तगू आप सुन सकेंगे मैंने क्या बातें की वो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। तफसीली फ़ैसला जो है ना, तफसीली फ़ैसला मुराद है रिटन ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया। एक जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की प्रॉक्सी पटिशन है जो सियासी जमातों को और ये हॉर्स ट्रेडिंग और इनको फ़ायदा देने के लिए फ़ाइल की गई है। लेकिन दूसरा रेफरेंस 1/2020 लार्जर बेंच तश्कील दिया जा चुका है। 5 रुकनी बेंच है। मैंने कल ही खबर दे दी थी, लेकिन आप लोगों के लिए वो जो है ना वो मैं बता देता हूँ। 5 रुकनी बेंच जो तश्कील दिया गया है उसमें जजेस कौन कौन से हैं। चीफ जस्टिस साहब खुद हेड कर रहे हैं उस बेंच को। जस्टिस एजाजुल हसन साहब हैं, जस्टिस मज़हर आलम खान मियाँ खेल है, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और जस्टिस अजमल खान मंदोखेल है। 1 बजे 24 तारीख को इस केस की समाअत होगी। तफसीली फ़ैसले में जो लिखा है वक्त की तंगी है, सदाती रेफरेंस पर समाअत अहम है। तमाम सियासी जमातों के वकील को जो वकला को ना 24 मार्च तक तहरीरी दलाइल जमा कराने का हुक्म दिया है, कंसाइज स्टेटमेंट। और जब वो सारी चीज़ आ जाएगी तो उससे समाअत बहुत तेज़ी से हो सकेगी। और साथ जो जिक्र किया, अदालत को बताया गया कि हुकूमत और अपोजिशन जमातों ने जलसे का ऐलान कर रखा है। अटॉर्नी जनरल ने सियासी जमातों को ज़िले इंतज़ामिया से मुज़ाकरत की तजवीज़ दी है। इंतज़ामिया से मिलकर जलसों को मुनासिब जगह के तयन के लिए तजवीज़ खुश आइंद है। और अदालत की अटॉर्नी जनरल को सियासी जमातों के वकलाओं को ज़िलाई इंतज़ामियों के साथ मुलाकात करने की हुक्मनामे में लिखा है, हदायत की है। और IG इस्लामाबाद ने यकीन दहानी कराई है कि सिंध हाउस जैसा वाक़या दोबारा पेश नहीं होगा। और आपको पता है सिंध हाउस वाले वाक़े पे ना सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ये हिचकिचा रही थी। वो आना चाहिए सारा कुछ सामने जो कुछ भी है। और जो अदालत को तहरीक अदालत के हवाले से रेड जोन की सख्त सिक्योरिटी से आगाह किया गया। और यहाँ जो चीज़ें स्पीकर जो है ना कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से इजलास तख़ीर से बुलाने पर एतराज़ किया गया।
असम्बली इजलास ताख़ीर से बुलाने पर अदालत को कोई दिलचस्पी नहीं, मैंने आपको कहता नहीं था वाज़ेह तौर पर। सुप्रीम कोर्ट का ऐसे कोई कंसर्न नहीं है, पार्लियामानी प्रोसीडिंग है, पार्लियामेंट जाने, उसका काम जाने, और अदालत के सामने सिर्फ बार की दरख्वास्त और सदारती रेफरेंस है। अटॉर्नी जनरल ने अरकान के असम्बली जाने में रुकावट न डालने की यकीन दहानी कराई है। सदारती रेफरेंस पर मुआवनत के लिए सुप्रीम कोर्ट बार को भी नोटिस जारी कर दे। ये सदारती रेफरेंस की बात हो रही है। तहरीक अदम तमाद जमा करवाने वाली जमातों को भी नोटिस जारी कर दिया है। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों को नोटिस जारी नहीं कर रहे। कोई इत्तेहादी जमात मौक़िफ़ अगर देना चाहती है तो वकील के ज़रिए दे सकती है। समाअत 24 मार्च के, जैसे मैंने आपको अर्ज़ कर दिया, सियासी तसादुम के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्त जो है ना, सदारती रेफरेंस के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। मैंने आपको फिर मैं थोड़ी सी वजाहत आपके सामने रख दूं। आर्टिकल 63A के हवाले से मैंने बताया था, जस्टिस अपना जी ख्वाजा अहमद तारगी में ये केस का जिक्र किया था मैंने, मोहतरमा बेनज़ीर साहबा का केस का जिक्र है। आर्टिकल 63A जो वो ब्राइबरी के मुताले में है, और इसमें वसीम सजाद की जो पार्लियामानी तकरीर है और जो रीज़न है आर्टिकल 63A की, वो ज़रा पढ़ लीजिएगा, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। वो तफसीलात कोशिश करूँगा मैं कल के प्रोग्राम में, वो सारी रिसर्च जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि जिससे आप समझ सकेंगे वो पार्लियामानी वो जो तकरीर है और रीज़न क्या है, वो आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी आर्टिकल 63A के कॉन्टेक्स्ट में। 63A के 2 तरह के मैं स्पेसिस में बात कर चुका हूँ, तो क्या आप लोग चाहते हैं कि तफसीलात आप आनी चाहिए। आर्टिकल 17 भी बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, ये सियासी जमातों की तश्कील के बारे में। आर्टिकल 95 भी बारे में चलेगा। और आज आपको नई चीज़ बता रहा हूँ, वो है हल्फ, ओथ, सियासी जमातों का, यानी सॉरी मेंबर पार्लियामेंट है वफाकी कौमी असम्बली का, और उसके वो वर्ड्स बड़े ज़बरदस्त हैं। फेथफुल यानी अमानत है ना, यानी अमीन है वोट ना, सियासी जमातों का ये वोट है ना आपके पास, तो आप अमीन हैं उसके, आप अमानतदार हैं उसके। तो ये सियासी जमानतों की अमानत है, आप इसको बददियानती नहीं कर सकते, ख़यानत नहीं, अगर ख़यानत करेंगे तो डिस्क्वालिफिकेशन, और ये फॉर लाइफ होगी। 62(1)F भी बैकग्राउंड पे चल रहा है, जिसमें समीउल्लाह बलोच केस में ये तय हो चुका है कि अगर आप अमानत में ख़यानत करते हैं या सादिक़ और अमीन नहीं हैं तो आपकी नाअहली वो ताउम्र है। अब अदालत के सामने ये बात भी बड़ा वाज़ेह तौर पर आ चुकी है। तो 63A की इंटरप्रिटेशन, एक जैसे मैंने पहले कहा कि वोट डालने से कबल वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं, उनको शोकास जारी हो चुका है। सियासी जमात जो अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन हैं, जिन्होंने जाकर सिंध हाउस में बैठे और इल्ज़ामात पैसे लेने के हवाले से है, और गाड़ियों में असद उमर ने यह भी कह दिया कि जिस तरह जहाज़ों के ज़रिए पैसे आए, जिस तरह गाड़ियों के ज़रिए पैसे आए, तो पैसे तो बटे हैं, तो ये तो कोई ज़मीर की आवाज़ नहीं है, ये तो पैसों की आवाज़ है, ब्राइबरी की आवाज़ है, फ्रॉड की आवाज़ है, ड्रामाबाजी तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन ये चीज़ें आपको समझना है साथ। तो आर्टिकल 17 सियासी जमात, आर्टिकल 95 तहरीक अदम एतमाद, इसके साथ हलफ पढ़ लेंगे आप, सब इन चीज़ों को साथ मिलाएंगे तो वोट अमानत है सियासी जमात की। साथ मैंने स्पीकर के हवाले से भी बात किया कि स्पीकर जो है अभी फिर तहरीक एतमाद 25 को अगर सामने रखी जाती है तो वो रेजोल्यूशन की शक्ल में आनी, रेजोल्यूशन आउटराइटली वो रिजेक्ट कर सकता है कि ये कानून के मुताबिक नहीं है, और साथ ही पेश की थी, कई रीज़न सामने आ सकते हैं, वो रूलिंग देगा, वो रूलिंग जाके चैलेंज करे, लेकिन वो रूलिंग चैलेंज हो नहीं सकती है। दूसरा मैंने आपको फिर कहा था, फिर मैं दोहराता हूँ कि शोकास जारी हो चुकी हैं सियासी जमातों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बागी अरकान को 28 तक की तारीख रखी है। तो स्पीकर ये इख्तियार कर सकता है कि उनकी मेंबरशिप सस्पेंड भी कर सकता है। सियासी जमात का लीडर कहेगा इनकी मेंबरशिप सस्पेंड कर दी जाए और उन्हें वोट ना डाला जाए, ये भी रूलिंग है। पार्लियामेंट की मर्ज़ी है, पार्लियामेंट इस पर क्या काम करती है वो आप प्रोग्राम के एंड में जो मैंने ये बातें की हैं, चले मैं इन बातों को दोहराना नहीं चाहता, ये प्रोग्राम के इस हिस्से में आप देख लें। पड़ेगा जब संगठनों की सियासत और बाकी मामला हुए, तमाम सियासी जमातों का कंसेंसस हुआ मिसाक जमहूरियत के जरिए और 18वीं तरमीम के जरिए। 2 चीजें बड़ी अहम है, एक आर्टिकल 63A का इनकॉर्पोरेट आर्टिकल 58(2)B के जिसमें 5 साल से पहले हुकूमत को डिसॉल्व करने से जो तरीकाकार एक दिया हुआ था कि सदर इख्तियार इस्तेमाल करते थे, वो खत्म कर दिया गया, डायल्यूट कर दिया गया। आज भी अगर वज़ीर आज़म कोई असेंबलियां डिसॉल्व कराना चाहेंगे वक्त से पहले होगा, इतना आसान काम तो नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ इंटरप्रिटेशन डिफरेंट आ सकती है। 63A आने का मकसद ये था, ये नहीं था कि आपको लाइसेंस दे दिया है
कि आप डिफेक्शन कर दें। उसके दो रीजन थे, एक प्री था और एक पोस्ट था। यानी प्री था कैसे कि आपको रोकना था, और पोस्ट ये था कि अगर आपने फिर भी आपने डिफेक्शन कर ली है तो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन होगी। अब अगर फर्ज करें, मैं पहला जरा शॉर्ट करके फिर दूसरी तरफ आता हूं कि अगर फर्ज करें आपकी डिफेक्शन जो है वो आपने कर दी है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? वो फॉर अ सर्टेन पीरियड होगा, यानी जैसे आपने डिफेक्शन कर लिया अगले इलेक्शन में आप आ सकते हैं, अगले दिन इलेक्शन लड़ सकते हैं, या फॉर लाइफ होगी, क्योंकि इसमें आप मुनहरफ हो रहे हैं। आप चीजों जो वादे किए आप उसे हट गए, और पार्टी के साथ आपने ये कॉन्ट्रैक्ट करके टिकट लिया था कि पार्टी के प्लेटफॉर्म से लड़ा है, और इसको जब आर्टिकल 63 कहते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट की एक बाइंडिंग पोजीशन है। अब यहां जब ये आप जाएंगे तो इसका इंपैक्ट जो आप सुप्रीम कोर्ट के सामने है वो 62(1) किस तर्ज के ऊपर है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन अगर होती है तो फॉर लाइफ होगी या फॉर अ सर्टेन पीरियड होगी। अमूमन बात यही है कि इसकी जो मैं समझता हूं कि अगर इंटरप्रिटेशन में ये बात आई दैट इज गोइंग टू बी फॉर अ लाइफ। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ कि यहाँ होना क्या चाहिए था। 63(a) के मामले में हमें नेशनल असेंबली के जो रूल्स हैं 2007 में, उसमें तरामीम आनी चाहिए थी। वो तरामीम आ नहीं सके, जिसमें ये तय होना था कि डिफेक्शन अगर कोई कर रहा है, मिसाल के तौर पर अब आपके पास एविडेंस इतनी आ चुकी है इसलिए शोकास कर दिया आपको और मौका दिया है कि अगर वाकई आप डिफेक्शन नहीं करने जा रहे, आप आए अगर एक्सप्लेन करें और आप बताएं आप पार्टी को यहां तरामीम होनी थी, वो तरामीम हो नहीं सकी है। वो आज भी तरामीम फिक्स करके मेंबरशिप सस्पेंड की जा सकती है। नंबर ऑफ इशू ऐसे हैं जो आप आज भी नेशनल असेंबली के रूल्स में ला सकते हैं। और सर यहीं पर बात रुकने वाली नहीं है, एक बात और बड़ी अहम है, वो पूरा समझने की जरूरत है कि फर्ज करें आपने ये सारा काम कर दिया अपना यानी डिफेक्शन रोकने के हवाले से ये चीजें भी आप सामने ले आए, तो जो पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट लेके आया हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट करके आया हुआ है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है उसके कॉन्सिक्वेंस होंगे। इसका तरीका अगर आप जमीर की वजह से आप करना चाह रही हैं तो जाएं आप इस्तीफा दें, इस्तीफा दे के आगे नया इलेक्शन लड़ लें, आपको किसी ने रोका है। लेकिन ये जो तरीकाकार जिस तरह दिया, और यहाँ भी स्पीकर ने जब सामने ले आए तो जो पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट लेके आया हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट करके आया हुआ है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है उसके कॉन्सिक्वेंस होंगे। इसका तरीका अगर आप जमीर की वजह से आप करना चाह रही हैं तो जाएं आप इस्तीफा दें, इस्तीफा दे के आगे नया इलेक्शन लड़ लें, आपको किसी ने रोका है। लेकिन ये जो तरीकाकार जिस तरह दिया, और यहाँ भी स्पीकर ने जब मैंने ना अपने आखिरी बात खत्म कर देता इस बात को, कभी क्या स्पीकर ने मुख्तलिफ राय इस पर लीगल ओपिनियन लिए वजारत कानून से, अटॉर्नी जनरल से कि ये हालात है 63 की इंटरप्रिटेशन क्या होगी। जवाब में कहा कि आर्टिकल 186 के तहत जो है ना एक ये भी ऑप्शन दी कि सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन लिया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो ओपिनियन होगा अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, जो कि सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन कर रही है, ये एक तरह से बाइंडिंग होगा। और जब वो मिसाल के तौर पर अगर इजलास बुला भी लिया, अगर इजलास लगा भी लिया, तो स्पीकर नेशनल असेंबली के पास इख्तियार है कि वो रूलिंग देकर के जब तक सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन नहीं आता, मैं आर्टिकल 63(a) के हवाले से जो अदम एतमाद की तहरीक आती है मैं उसको फिक्स नहीं करता, और वो रूलिंग कहीं चैलेंज नहीं हो सकती है। नंबर ऑफ जजमेंट्स आर देयर। तो मामला मैं समझता हूं बड़ा क्लियर और वाज़ेह हो चुका है। वक्त है कि सुप्रीम कोर्ट की जो ओपिनियन आएगा, ओपिनियन के बाद आप चीजें आगे चलेंगी। ठीक है। अच्छा बैरिस्टर साहब, आपकी भी क्या यही राय है कि इसी तरह से मामलात आगे बढ़ेंगे? इसके साथ थोड़ा सा प्रोसेस हो सकता है। 26 तारीख की उनको डेट दी गई है, जिन 14 लोगों को शो कॉज नोटिस जो है वो जारी किए गए हैं। अच्छा, ये बुनियादी तौर पर शो काज नोटिस जो है ना आर्टिकल 63(a) के हवाले से अभी एक चीज तय होनी है। पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन एक्ट के तहत तो आपने ये प्रोसेस ठीक कर लिया कि आपने अपना जो मेमोरेंडम और आर्टिकल है, जो एसोसिएशन जो आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो है, ये बाकी चीजों को आपने वायलेट किया है शोकास करके। और दूसरी की चीजें, ये आर्टिकल 63 के हवाले से भी एक इंटरप्रिटेशन होने वाली है। ये मामला इतना आसान नहीं है कि ये वोट डालने के बाद या वोट डालने से पहले, ये वोट डालने से पहले आपके पास एविडेंस इतनी आ चुकी है, उस बुनियाद पे कहा है, और उस बुनियाद पे अगर डिफेक्शन है ये इंतजार किया जाएगा, ये फौरन फैसला नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन का इंतजार किया जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात को वजाहत के साथ आ जाता है कि ये डिफेक्शन करने से पहले, यानी फ्लोर क्रॉस करने से पहले और फ्लोर क्रॉस करने के बाद इसका इतलाक हुआ, फ्लोर क्रॉस करने के बाद का इतलाक तो वजाहत नजर आती है, लेकिन उससे पहले के इतलाक के हवाले से ये फौरी काम नहीं हो सकेगा। और दूसरी जो बात आपने कही है वो बड़ी अहम है शहजाद, जो बात कही है, हमारे इस वक्त जो हालात है ना कि पीटीआई के 155 अरकान है और 23 जो है ना वो उनके इत्तेहादी लोगों के हैं, 162 अपोजिशन के हैं, उसमें 84 पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के हैं, 56 पीपल्स पार्टी, बाकी चीजों को मिलाकर अगर ये लोग, यानी मिसाल के तौर पर अगर आपने इनके इस्तीफे कबूल कर लिए या इनको आपने निकाल दिया, आपने डी सीट कर दिया, तो वो सीटें सारी जो है ना वो खाली हो जाएगी और अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट पड़ेगा कि आपकी मेजोरिटी जो है ना वो कम पड़ जाएगी। मैं नहीं समझता कि इन हालात के अंदर
वो ऐसी कोई जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है ऐसा कोई इकदाम करेगी, वो डेफिनेटली मौका देगी उनको। अगर इस्तीफे दे भी दे तो इस्तीफे मंजूर करने का इस्तेकाक जो है वो स्पीकर के पास है। पीछे भी माजी में आप देखते रहे हैं कि अभी तक ऐसे इस्तीफे जितने भी दिए गए हैं वो इस्तीफे इमरान खान साहब के, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में दिए गए थे, वो कबूल नहीं किए गए थे। तो ये वाला अपना जो बात की है ना कि यहाँ पर अगर इस्तीफे मंजूर हो जाते हैं तो फिर इसका अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को हो सकता है। मैं नहीं समझता कि वो करेंगे। अभी एम्बिग्यूटीज बहुत ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने के बाद ये फैसला किया जाएगा कि आर्टिकल 63 का इतलाक प्री इलेक्शन होने से, डिफेक्शन करने से पहले होगा या बाद में होगा। और उसके बाद लेकिन अजहर साहब एक सवाल है मेरा, अजहर सिद्दीक साहब एक सवाल है। सवाल ये है कि बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब ने जो इसकी एक तशरीह पेश की है, वो कहते हैं जी कि ठीक है फ्लोर क्रॉस करना एक जुर्म है और अगर वो करेंगे तो आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 63 का आप हवाला दे रहे हैं, उसके तहत उनको सजा मिल सकती है। लेकिन एक बंदा इंटेंशन जाहिर करता है कि जी मैंने ये जुर्म करना है लेकिन वो करता नहीं, तो क्या आप उसके इंटेंशन की बुनियाद पर सजा दे सकते हैं या आपको इंतजार करना पड़ेगा कि जुर्म हुआ तब हम उसको सजा देंगे? आर्टिकल 63 का आप हवाला दे रहे हैं, उसके तहत उनको सजा मिल सकती है। लेकिन एक बंदा इंटेंशन जाहिर करता है कि जी मैंने ये जुर्म करना है लेकिन वो करता नहीं, तो क्या आप उसके इंटेंशन की बुनियाद पर सजा दे सकते हैं या आपको इंतजार करना पड़ेगा कि जुर्म हुआ तब हम उसको सजा देंगे? यानी कि प्रिवेंशन का कोई इसके अंदर जो है वो चांस नहीं है, ये उनकी इंटरप्रिटेशन है। अच्छा, आर्टिकल 63A की यही तो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट के सामने अब गई है। ये देखे ना, अभी तो फ्लोर क्रॉस अगर नहीं किया लेकिन उसके एक्शन स्पीक्स लाउडर देन एनी। अगर देखा जाए कि उन्होंने जो इक़दामात किए हैं वो ये शो कर रहे हैं कि वो बाकायदा बिक गए हैं या टिकटें खरीद ली हैं या उन्होंने कोई कमिटमेंट्स हो गई हैं। दे हैव डिसाइडेड, दे हैव शोन देयर माइंड। यानी अब ये बात मोटिव से आगे चली गई है। अगर कानून शहादत के ऑर्डिनेंस के अगर तौर पर लिया जाए, अगर बेनजीर भुट्टो का, इफ्तिखार चौधरी का केस है कि जब आपको रिवर्ट ना करें, अभी तक इनमें से किसी ने आके रिवर्ट नहीं किया है, या तो आकर ये रिवर्ट करें उन जो कि ये जो आपकी पब्लिक स्टेटमेंट है टीवी और चैनल्स पे आ गई है, दे आर कंसिडर्ड टू बी एन एविडेंस अंडर द कानून शहादत ऑर्डर और जजमेंट इसके ऊपर मौजूद है। मैं नहीं समझता कि आप डी ट्रैक कर देंगे, या तो आप आगे कहें इसीलिए उन्होंने इंटेलिजेंटली शोकाज की है, वो शोकाज के जवाब में कहेंगे जो टीवी पे जो बातें सारी आई हैं ये गलत है, हम पार्टी नहीं छोड़ रहे, हम डिफेक्शन नहीं कर रहे, जो पार्टी लीडर हमें कहेगा उस पर अमल दरामद करेंगे। तो इसलिए ये इतना आसान नहीं बात है। लेकिन अगर आप सिर्फ खाली इन पे जाएं, अभी तक किसी भी पार्टी जो है ना मेंबर ने आकर ये पब्लिकली नहीं कहा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, वो जो मर्जी कहते रहे। अब एविडेंस उनके अगेंस्ट काफी गैदर हो चुकी है और अल्टीमेटली कल उनके खिलाफ ये इस्तेमाल हो सकती है। इसीलिए इंटेलिजेंटली जो काम किया गया, जो दूसरा जो शोकास दिया गया है ना, ये पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये आर्टिकल 63 तो साथ है ही है, लेकिन बुनियादी तो जो बात बड़ी है वो है कॉन्ट्रैक्ट का, और आर्टिकल 63A को सामने रखकर देखा जाए तो ये इतना आसान काम नहीं है। इस तरह आशिया कुलड़े के केस में हम इसको बड़ा क्लियर है। नेशनल गवर्नमेंट तो मेरे लिए मैं नहीं समझता ये आइन के अंदर ये गुंजाइश है। अब नेशनल गवर्नमेंट या कौमी हुकूमत मेरी समझ से बाहर है, या इत्तेहादी कह के मिलाकर तो अब मिला बात है, तो ये मिसनॉमर है। मैं नहीं समझता ये किसी भी तरह से हमारे आईने पाकिस्तान में फिट होता है। ये तो अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश करी है। लेकिन 2011 में इमरान खान साहब ये बात कर चुके थे। एक वक्त आएगा कि ये सारी सियासी जमातें इकट्ठी होंगी और वो बात बड़ी वाज़ेह तौर पर हमारे सामने आ चुकी है। अब सवाल बड़ा सिंपल सा है, ये इनका एजेंडा जरा समझ लीजिएगा। ये हुकूमत करने नहीं आ रहे, ये हुकूमत को टॉपल करने के लिए आ रहे हैं। किस लिए? कि इन्होंने हुकूमत, मिसाल के तौर पर अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो उसके बाद ये बजट तक ये रहेंगे, महीना 2 महीना अगर ये रहते हैं तो बजट के बाद ये असेंबलियां डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वजह है कि इनके पास एजेंडा कोई नहीं है। 1.5 साल में 6 महीनों में मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आपके टीवी पे चैलेंज कर रहा हूँ, जरा बता दें इकोनॉमी कैसे कंट्रोल करेंगे, पेट्रोल कैसे कम करेंगे, महंगाई कैसे कम करेंगे, टैक्स बेस कैसे बढ़े। किसी के पास, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। अब इसी तरह अगर देखा जाए तो ये, और दूसरा अगर मिसाल के तौर पर ये अगर ऐसा करते हैं, मान लें अगर ऐसा हो गया, तो अगर वक्त से पहले ये डिसॉल्व करेंगे तो आई एम गोइंग टू बी द फर्स्ट पर्सन जो ये चैलेंज करेगा कि आपने 5 साल से पहले कैसे असेंबलियां डिसॉल्व कर दी, क्या ऐसा रीजन था, बदनीति, मैलाफेडी। और इसमें बड़ी जजमेंट मौजूद है कि वक्त से पहले जब 58(2) के तहत भी असेंबलियां डिसॉल्व होती रही हैं, उसके बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की अगर असेंबली बहाल नहीं हुई तो नवाज शरीफ की असेंबलियां बहाल हो चुकी थी। तो ये तो, और एक बात और याद रखिएगा, मिसाल के तौर पर एक बड़ा एक लीगल सवाल है कि तहरीके अदम एतमाद के हवाले से, चलें फर्ज करें ये बात आ जाती है कि डिफेक्शन
अलाउ है कि नहीं, ये तब होगा कि जब डिफेक्शन हो, कैसे चले होगी डिफेक्शन। अब डिफेक्शन होने के बाद पार्टी लीडर के पास इख्तियार है कि उन लोगों को सारों को अपना डिफेक्शन का लॉ लगा के डिस्क्वालीफाई करने का एक प्रोसीजर दिया हुआ है, अपना शोकास करेगा, डिक्लेयर करेगा, मामला चला जाएगा स्पीकर से होकर नेशनल असेंबली के पास, तो दोबारा नया वजीर आजम तो भी बनाना है। नए वजीर आजम ने भी 172 वोट लेने हैं कॉन्फिडेंस के। जब ये सारे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो वो कहां से पूरे करेंगे 172 मेंबर? तो इतना आसान काम नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आने वाले वक्त में देखने वाले हैं। ये पॉलिटिकल गिमिक्स जो करना चाह रहे थे, तो मैं तो देखें कोई इसको माने या ना माने, आज जो बिलावल साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है ना, जो एक बात है, उस स्टेटमेंट ने माइंड इनकी इंटेंशन, मोटिव, वो सारा क्लियर कर दिया है। यानी क्या जरूरत पड़ी थी कि जनाब ओआईसी का इजलास नहीं होने देंगे? इसका मतलब क्या है कि आप कोई ये नहीं चाह रहे आवाम की भलाई के लिए, आपके पीछे माइंड के पीछे बहुत वो शरारत है जो सामने आ चुकी है और आवाम को अब समझ आ गई है। बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है मुझे लग रहा है कि यहाँ ये मामला इमरान खान जीतने के बाद आने वाले इलेक्शन के अंदर इतनी क्लियर मेजॉरिटी के साथ आएगा कि जो वो काम करना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ ये मामला इमरान खान जीतने के बाद आने वाले इलेक्शन के अंदर इतनी क्लियर मेजॉरिटी के साथ आएगा कि जो वो काम करना चाह रहे हैं, लग रहा है वो कर सकेगा। ठीक है। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक और चीज़ है, आज जब हमाद अजहर साहब और फवाद चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि कल बड़े पुरअमन तरीके से लोगों ने एहतजाज किया है। वो जो वोटर्स नहीं चाहते कि उनके अवामी नुमाइंदे जो पीटीआई पर आए हैं, पीटीआई हुकूमत के तहत, मेरा ख्याल है हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया बैरिस्टर साहब से। मैं आपकी तरफ आती हूँ शहजाद, ये बड़ी अहम उन्होंने आज ये बात की है कि वो लोग, कल भी हमने देखा कि एक ऑडियो कॉल भी आई, कुछ वीडियोस भी आ रही हैं, उन्होंने कहा हमारे कुछ लोग जो हैं वो राब्ते भी हमसे वापस कर रहे हैं, और बल्कि किसी एक के हवाले से तो उन्होंने कहा कि उनके भाई ने हमसे राब्ता किया है और कहा है कि सिंध हाउस से हमें बाहर निकाला जाए, हमें बाजियाब कराया जाए। एक ये चीज़, इसके हवाले से मैं चाहती हूँ कि अपनी राय दीजिएगा कि ये कितनी बड़ी कामयाबी होगी अगर कुछ लोग वापस आ जाते हैं। प्लस जो कल लोगों ने एहतजाज किया, लोगों ने मुजाहिरे किए जाके बाहर, उन लोगों की तरफ जिनको हम लोटास कह रहे हैं, या जिन लोगों ने हॉर्स ट्रेडिंग के नतीजे में जो है वो दूसरी तरफ जाकर बैठ गए हैं, तो उन्होंने कहा कि ये बेदारी है जो इमरान खान साहब ने लोगों में पैदा की है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। हॉर्स ट्रेडिंग का लोगों को समझ में आना चाहिए ये कितनी बुरी बात है। अगर वो पुरअमन तरीके से बाहर निकलते हैं तो इसको मेरा ख्याल है कि नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। देखें, अगर पुरअमन तरीके से एहतजाज करते हैं तो वो तो आईनी हक है, इस पे हुकूमत भी मुत्तफ़िक़ है, अपोजिशन भी, सारी सियासी जमातें, सारे रियासती इदारे। लेकिन मैं माजरत के साथ एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, कल जो सिंध हाउस के बाहर हमने कुछ ऐसे मनाजिर देखे वो बड़े अनफॉर्चुनेट थे, वो नहीं होने चाहिए। अगर कोई मुनारिफ अराकीन है, उनको जो भी आप नाम दें, वो बैठे हैं, एहतजाज उनके खिलाफ करना बिल्कुल हक है, एहतजाज करें, लेकिन उनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से उनका ताल्लुक हो। तो एहतजाज यकीनन करें, और ये हुकूमत ने भी बात की, शेख रशीद साहब जो वजीर दाखिला हैं उन्होंने फौरी तौर पे ये बयान दिया और उसको कंडेम किया ना सिर्फ, और कहा कि उन सबको आप गिरफ्तार करें और कार्रवाई होगी, और गिरफ्तार भी और बाद में शख्सी जमानत पर रिहा हुए वो। तो ये बात तो एक साबित है कि उन्होंने ये कोई दुरुस्त काम नहीं किया और नहीं ऐसे करना चाहिए। उसके अलावा जो हल्कों में जो लोग जा रहे हैं, लोगों कहा कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारा वोट क्यों बेच रहे हैं। मैं बात यही करूंगा कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो शायद काउंसलर का इलेक्शन भी ना जीत सकें। सो अगर ये तहरीक इंसाफ के नाम पे वोट लेके आए हैं तो असूली तौर पर अजहर सिद्दीक साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे, उन्हें पहले इस्तीफा देना चाहिए, उसके बाद वो कोई और सियासी जमात ज्वाइन करें और फिर अपना कहें कि जी अगर इमरान खान के खिलाफ आपने एहतजाज करना है तो आप इस्तीफा दें, ना कि इमरान खान का वोट ले जाके भेज दें। एहतजाज तो इमरान खान के खिलाफ कर रहे हैं, वोट भी इमरान खान का भेज रहे हैं, यानी अखलाकियात का तकाजा तो एक चीज हो गई। दूसरी बात यह कि जब ये आप एहतजाज का सिलसिला चुका है, पीटीआई के जो वर्कर, मैं नहीं समझता अगर पीटीआई ने खुद कॉल दी होती तो 100 बंदा तो नहीं, तो कम से कम 10-12, 20-25 हजार लोग होने चाहिए थे। वो जज्बात में अपने आए और ये जज्बात भी उठने चाहिए, ये गलत बात है, उसको हर तरह से कंडेम करना चाहिए। पर्चा भी हो गया और वो गिरफ्तार भी हो गए और अदालत के जो कि बेलेबल ऑफेंस है वो सारा वाजी। लेकिन एक बात देखे ना, एक बात तो हमें आना चाहिए, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है, स्टेट विद इन स्टेट है, कि आप को तो ना अपना चैलेंज करें ना। सूबाई हुकूमत है, अगर सूबाई हुकूमत गैर कानूनी काम कर रही है और आप कहें कि आप उसको प्रोटेक्शन है आपके, इसमें कोई शक नहीं कि आप सिंध हाउस में भी रहें तो आपको गैर कानूनी काम की इजाजत दी नहीं जा सकती है। आपने जो किया है इट्स बेसिकली अ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी नॉर्म्स, कि आपको ये इजाजत नहीं है और आप खुला खुला कह रहे हैं कि हमने उनको बिठाया है, रखा हुआ है। ठीक है, मेहमान के तौर पर रखें आप अपनी, लेकिन आपकी इंटेंशन और मोटिव बड़ा क्लियर है। अगर हम
और लोग जो कह रहे हैं ना कि गवर्नर राज लग नहीं सकता, देखिए गवर्नर राज लगाना कॉन्स्टिट्यूशनल है। जो आर्टिकल 232 से आगे सारे पढ़ लेंगे, 234 गवर्नर, मैं अभी स्पोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये जहां तक बात है ना, जहां कॉन्स्टिट्यूशन फेलियर हो तो आपके आइन ने ही वॉल, सेफ्टी वॉल फराहम किया हुआ है कि अगर एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट आप ऐसी बैठा दें जो बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रही है, आपके सामने आम आदमी की जिंदगी क्या हाल हुआ है जिनमें उनमें नहीं जाऊंगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर बहुत सारे मौजूद हैं। रास्ता खुद दिया 234 के अंदर, और 2 महीने के लिए सदर जो है वो गवर्नर राज लगा सकते हैं। और ये बकायदा देखिए दूसरा भी तरीका दिया हुआ है कि अगर आपके दोनों हाउस में एक रेजोल्यूशन पास होती है, नेशनल असेंबली कर देती है, सेनेट पास कर देती है, तभी आप लगा सकते हैं। अगर उसको एक्सटेंड करना है, अब सवाल यहाँ पर पॉलिटिकल ये आता है कि पीपल्स पार्टी वही थी जिसने 2009 में पंजाब में गवर्नर राज लगाया था, ये रिकॉर्ड की बात थी। इस वक्त लगाना या नहीं लगाना, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस वक्त पॉलिटिकल विजडम यही होगा कि ये ना लगाया जाए। अगर आप मुझसे कानूनी तौर पर समझना चाह रहे हैं तो हालात ऐसे हैं कि सिंध के लोग तंग हैं, परेशानियां बहुत ज्यादा है। MQM और इत्तेहादी जमातें बड़ी दफा मुतालबा कर चुकी हैं कि उनकी सुनी नहीं जा रही, आम आदमी की आवाज सुनी नहीं जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर है। तो वो अगर कानूनी तौर पर लगाना चाहे तो कानूनी तौर पर मौजूदा हालात मेरी जाती राय के मुताबिक एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकली लगाना नहीं चाहिए, लेकिन गुंजाइश मौजूद है, लगाया जा सकता है। और ये पहली मर्तबा नहीं, इससे पहले भी 4 मर्तबा लग चुका है। बहुत शुक्रिया। शहजाद रजा हमारे साथ मौजूद थे, अजहर सदीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, बैरिस्टर अहमद पंसोता हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से हम बात कर रहे थे, बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसके साथ हम आपको आगाह कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल कुछ मैच्योर आपके सामने पहले भी एक प्रोग्राम में बात वाज़ेह तौर पर कही थी कि आर्टिकल 63 की इंटरप्रिटेशन 2 तरह से होनी है, एक बिफोर कास्टिंग ऑफ ए वोट और एक आफ्टर कास्टिंग ऑफ ए वोट। और आफ्टर कास्टिंग ऑफ ए वोट या बिफोर कास्टिंग ऑफ ए वोट अगर डिस्क्वालिफिकेशन होती है तो डिस्क्वालिफिकेशन की नेचर क्या होगी, टेम्पररी होगी या परमानेंट होगी। अब वो चीजें बड़ी खुल के सामने आ गई है, खासतौर पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के रिमार्क्स, और हम उसको सिर्फ आइसोलेशन में देख रहे हैं। उन्होंने आर्टिकल 17 का जिक्र किया। आर्टिकल 17 पार्टी की बात कर रहा है, जो वोट है आपका वो पार्टी की अमानत है। वैसे भी मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये एक मुआहदा है, लेकिन आज मैं तीसरी एक चीज आपके सामने रख रहा हूं, ये शायद हमारे पार्लियामेंटेरियन ओथ नहीं पढ़ रहे हैं। जो इन्होंने ओथ दिया है, जरा ओथ को भी अगर पढ़ लें तो ओथ ने भी सर्टेन कंडीशंस इनके ऊपर लगाई हुई हैं। जब ओथ को साथ पढ़ेंगे आप मिलाकर और पार्टी टिकट को देखेंगे, आर्टिकल 17 को देखेंगे, आर्टिकल 95 को अगर आप इकट्ठा पढ़कर देखेंगे ना, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन, ये जो खास 14 मेंबर जो हैं, 14 मेंबर से बाहर आकर वादे तौर पर आगे कह दिया, टीवी पे इंटरव्यू दे दिए, जो और उन्होंने अपने इंटेंशन और मोटिव शो कर दिया। और खासतौर पर सिंध हाई कोर्ट के अंदर मौजूद होना, वो इस बात का सबूत को दोहराया नहीं गया, इसीलिए इमरान खान साहब ने शोकास जारी कर दिया हुआ है उनको, और 28 तक जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट में लार्जर बेंच मेरा ख्याल है तश्कील दिया जा चुका है, चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल साहब उसको हेड करेंगे और 24 को हियरिंग होगी। साथ में एक और बताना चलूं आपको कि ये जो स्पीकर है, स्पीकर एक कौमी असेंबली का स्याह सफेद का मालिक है, जो कि रूल्स ऑफ बिजनेस, जो रूल्स है नेशनल असेंबली के, उन्होंने उसको इख्तियार दिया हुआ है। तो अब सारा इख्तियार जो है ना, मेरा जहां तक ख्याल है बाबर अवान साहब अपनी जगह पर इन चीजों को इंटरप्रेट छोड़े, उनके ऊपर स्पीकर के ऊपर स्पीकर को इख्तियार पर, और स्पीकर के लामहदूद इख्तियारात है। जैसे एक छोटी सी बात है कि आर्टिकल 54 के तहत 14 दिन के इजलास बुलाना है, तो आइन नहीं, आर्टिकल 254 ने कहा हुआ है कि अगर वक्त पे आइन नहीं मिला, कोई चीज होती तो गैर कानूनी नहीं हो सकती है, और वो इजलास बिल्कुल कानूनी तौर पर है। और मजाक जो उड़ाया हुआ था कि आर्टिकल 6 की वायलेशन, शायद आइन पढ़ते नहीं है, वो एब्रोगेशन सबवर्शन, उसके हवाले से आर्टिकल 6 का तो इतलाक बनता नहीं है। अब मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने ओपिनियन की शक्ल में मौजूद है, और सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन जो है वो बाइंडिंग है या नहीं बाइंडिंग एक अलहदा है, लेकिन जो नुक्ता नजर देखना पड़ेगा कि मौजूदा हालात के अंदर स्पीकर अब क्या कर सकता है। स्पीकर के सामने मोशन अभी आती है, उस दिन स्पीकर उसके लिए मोशन के फिक्स करने की बात कर सकता है, फैसला करता है कि मैंने इस मोशन को फिक्स कर रहा है। स्पीकर के पास ये इख्तियार है कि उस मोशन को आउटराइटली रिजेक्ट भी कर सकता है फॉर सर्टेन रीजन। नहीं सर, एक चीज आपने यहाँ पर कहा कि ऑब्वियसली आर्टिकल 186 के तहत मांगा गया है ओपिनियन सदर साहब की जानिब से, लेकिन अगर क्या पॉसिबल है कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से कोई डायरेक्शन दे, कोई हुक्मनामा जारी करे, फिर क्या वो बाइंडिंग होगा या नहीं होगा?
और ओपिनियन भी हम सिर्फ आइसोलेशन में देख रहे हैं कि शायद सदर पाकिस्तान ने, स्पीकर ने इस पर पूरी डेलिब्रेशन मेरी इत्तला के मुताबिक की है। उसने 2-3 सवाल पोज किए, वज़ारत कानून को भिजवाए, अटॉर्नी जनरल ऑफिस को भिजवाए, उनसे ओपिनियन मांगा और उन्होंने बताया कि यहाँ एम्बिग्विटी मौजूद है, क्लैरिटी नहीं है, चूंकि आर्टिकल 63 के बाद रूल्स ऑफ नेशनल असेंबली में तरमीम होनी थी, वो नहीं हो सकी। अब ये इस पे सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन देगी, वो ओपिनियन बाइंडिंग है या नहीं बाइंडिंग है, मैंने फिर बताया वो तो फॉर द टाइमिंग एक साइड पे रखा जाए। स्पीकर के पास ये इसको इसके साथ मिलाकर इसलिए पढ़ना जरूरी है, स्पीकर के पास इख्तियार है क्या रूलिंग दे के आउटराइटली उस मोशन को रिजेक्ट कर सकता है। फर्ज करें उस मोशन के ऊपर जो कि ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट के पास सामने जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट जब भी ओपिनियन देती है स्पीकर जो है ये रूलिंग दे सकता है कि देयर इज एम्बिग्विटी, आर्टिकल 63A के हवाले से उसकी एप्लीकेशन प्री होनी है या पोस्ट होनी है, जो कि मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है। मैं इंतजार करूंगा उसका, जब तक वो इनकार नहीं आता वो रूलिंग दे देता है कि मैं मोशन फिक्स नहीं कर सकता। ये स्पीकर का इख्तियार वाज़े तौर पर, और स्पीकर को करना भी ये चाहिए। उसकी वजह क्या है कि आपके पास 2 जजमेंट अभी मौजूद है। ख्वाजा अहमद तारक रहीम वो जब असेंबली डिसॉल्व हुई थी बेनजीर साहिबा के, उसमें डिफेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में बड़ा वाज़े तौर पर कोर्ट ने कह दिया था, कोर्ट ने इसको पसंद ही नहीं किया था कि डिफेक्शन आपका अप्रूव ही नहीं किया था, और उसी के बाद तो आर्टिकल 63A आया था। अब मैं हैरान हूं कि तमाम सियासी जमातें इस पे बहस कर रही हैं, जो अपोजिशन वाली, कि डिफेक्शन हो सकती है। अगर आप हिस्ट्री उठाकर देख लें पार्लियामेंट्री डिबेट, और याद रखिएगा जब पार्लियामेंट डिबेट भी आनी है और सर्टन कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा इस्लामिक प्रोविजन भी सामने आनी है, और इसमें आर्टिकल 62(1)(f) का भी हवाला भी आना है। ये एक अमानत थी, यानी जो कोर्ट है। अजहर साहब मुख्तसरन सिर्फ ये बता दें कि आपकी आईनी और कानूनी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो तो बात की बात है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं बाबर आवान साहब कुछ कह रहे हैं, एतजाज हसन साहब की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? कितने चांसेस हैं कि मुनहरिफ अराकीन ताहयात नाअहल हो सकते हैं? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने उठा लिया। मैं वही बता दूं, मुआहिदा किया, आर्टिकल 17 को पढ़े, उनका ओथ पढ़े, टिकट लेने के बाद आर्टिकल 63 की मौजूदगी में उन्होंने ये मुआहिदा किया था कि हम पार्टी लीडर की डायरेक्शंस के खिलाफ नहीं जाएंगे। तो इसको बेसिकली तो आप अमानतदार थे, आप अमीन ना रहे। इसके बाद तो 62(1)(f) की जो इंटरप्रिटेशन अपना समीउल्लाह बलोच केस में आ चुकी हुई है, और उसमें यही कहा जो सादक और अमीन नहीं है, जो अमानतदारी, और हम इसको सेंस में लेते हैं। सादक का मतलब है सच्चा होना, अमीन का मतलब है झूठा होना। आखिर दो जो है हुजूर नबी की किस्म जात के अलावा बिल्कुल कोई नहीं हो सकती, लेकिन अब थोड़ा सा सच बोल सकते हैं, थोड़ा सा तो अमीन हो सकते हैं। तो इन चीजों को सामने रख कर देखें तो मैं जो समझ पा रहा हूँ, जब मेरी समीउल्लाह बलोच केस में आ चुकी हुई है, और उसमें यही कहा जो सादक और अमीन नहीं है, जो अमानतदारी, और हम इसको सेंस में लेते हैं। सादक का मतलब है सच्चा होना, अमीन का मतलब है झूठा होना। आखिर दो जो है हुजूर नबी की किस्म जात के अलावा बिल्कुल कोई नहीं हो सकती, लेकिन अब थोड़ा सा सच बोल सकते हैं, थोड़ा सा तो अमीन हो सकते हैं। तो इन चीजों को सामने रख कर देखें तो मैं जो समझ पा रहा हूँ, जब मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि आर्टिकल 63A की इंटरप्रिटेशन अगर डिस्क्वालिफिकेशन से आएगी, दैट इज गोइंग टू बी फॉर अ लाइफ। आप अमानत में खयानत कर रहे हैं, जो पार्टी लीडर ने आपके जिम्मे अमानत दी थी। तो इसलिए अब मैं तो यही समझ रहा हूँ, या मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि 62(1)(f) वाली जो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी दे चुकी है 5 मेंबर बेंच के, जो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ हो। लेट्स सी कि क्या डिसीजन लेती है सुप्रीम कोर्ट। लार्जर बेंच इस मामले को देखेगा। अजहर सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया जी। आपने जो मैंने ARY में की और जो मैंने बात की उसमें PTV में, वो आपने सुन ली है। अब आखिरी जो अहम इशू है वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से है। मुख्तलिफ दरख्वास्तें यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के और चीफ जस्टिस जो है नईम अख्तर अफनान और जस्टिस रोज़ी ख़ान 2 रुकनी बेंच ने की, और ये पेश हुए। अटॉर्नी जनरल ने जवाब ना दाखिल उन पर बरहमी का इज़हार किया। रीजनल अटॉर्नी जनरल साहब आपकी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ होने का या ऑर्डिनेंस लैप्स होने का इंतज़ार कर रहे हैं। पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी केस ज़ेर समाअत है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट हम अपना केस चलाएँगे, जब तक सुप्रीम कोर्ट केस को यकजा करके हमें हिदायत नहीं देती केस की समाअत करेंगे। जवाब दाखिल करने का हुक्म दे दिया। 12 अप्रैल तक जो है ना केस की समाअत मुलतवी होगी। प्रोग्राम जो कि लंबा चले, मैं लफ्ज़ इसका आप इसका भी बुरा बनाते हैं। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।